हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है सरफेस केमिस्ट्री में लेकर चलेंगे। और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कैटालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे। कैटालिसिस क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने बता दिया था। और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ कैटालिसिस के बारे में भी आपको बताया था। कैटालिसिस में हमने एक चीज़ आपको बताया था कि कैटलिस्ट वास्तव में होता क्या है। कैटलिस्ट के बारे में बताया था कि ये फॉरेन मटेरियल होता है जिनको हम रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन की स्पीड को बूस्ट करते हैं। हम मेजॉरिटी में उन्हीं कैटलिस्ट को बात करेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे जो रिएक्शन को बूस्ट करते हैं। ठीक, हम नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स की यहाँ बात नहीं करेंगे। जब भी कैटलिस्ट हम यूज करेंगे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए हम लोग बात करेंगे। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस की बात करें तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था होमोजीनियस। होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में पढ़ा था। और नहीं हो रहा। होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में बता रहे थे। होमोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों सेम फेज में बताया था। तीनों सेम फेज में होता है। ठीक, अगर रिएक्टेंट गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस होगा, तो होमोजीनियस होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का फेज अगर कोई किसी का भी एक का फेज अगर डिफर कर जाए तो वो हेट्रोजीनियस होगा। तो कल हम लोग होमोजीनियस पढ़ चुके थे, आज हेट्रोजीनियस की चर्चा करते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमने आपसे क्या कहा? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, एनी वन हैव डिफरेंट फेज। एनी वन हैव डिफरेंट फेज। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में आप ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में हम लोग जो कैटलिस्ट लेते हैं वो क्या होता है? सॉलिड होता है। ये ध्यान दीजिएगा, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो क्या होता है? सॉलिड होता है। और सॉलिड जो होता है इसके सरफेस को, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट आर यूज्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसलिए इसे हम लोग एक और नाम देते हैं सरफेस कैटालिसिस। इसे क्या कहते हैं? सरफेस कैटालिसिस। जैसे रिएक्टेंट होते जो हैं वो रिएक्टेंट क्या करते हैं? रिएक्टेंट जाकर के कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं, और जब कैटलिस्ट की सरफेस पर वो एडजॉर्ब होंगे तो उसके सरफेस को वो यूज करेंगे रिएक्शन के लिए। तो इसी वजह से हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को हम लोग सरफेस कैटालिसिस भी कहते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस कैटालिसिस कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इससे कॉमन एग्जाम्पल बहुत हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं? एल्कीन का जो है अगर हम दिखाएं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये गैस है, हाइड्रोजन गैस भी लिया, ठीक है भाई। और यहाँ पे ये जो है CH3 इथेन गैस बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। निकिल किस फॉर्म में है? सॉलिड स्टेट में।
निकिल का स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट गैस, प्रोडक्ट गैस, लेकिन सॉलिड, कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड है। इस तरह से कैटालिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इन्वॉल्विंग सॉलिड रिएक्टेंट, जहां रिएक्टेंट सॉलिड होता है। देखिए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इन्वॉल्विंग सॉलिड रिएक्टेंट, पोटेशियम क्लोरेट वाला पढ़ा था आपको, याद होगा, KClO3, ये सॉलिड होता है। यहाँ क्या लिया था, MnO2, याद है, ये भी सॉलिड होता है। 2KCl बनता है और +3O2 क्या होता है, ये गैस होता है। 2KCl सॉलिड बनता है, +3O2 गैस हो गया। तो देखो ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, लेकिन ये क्या हो गया, गैस। तो ये कैसे, किसका एग्जाम्पल हो गया, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, जिसमें इन्वॉल्व क्या हो रहा है, इन्वॉल्विंग सॉलिड रिएक्टेंट। दूसरा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इन्वॉल्विंग लिक्विड रिएक्टेंट, लिक्विड रिएक्टेंट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इन्वॉल्विंग लिक्विड रिएक्टेंट। जैसे देखिए 2H2O2 एक्वस है, प्लैटिनम क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। इसका डिकम्पोज करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, 2H2O लिक्विड और +O2 गैस। कैल्शियम ClO का होल ट्वाइस, यहाँ निकिल ऑक्साइड यूज करते हैं और ये बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये लिक्विड ही रहेगा और ये सॉलिड। हम लोग जो है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट, ये तो पढ़ाई नहीं इसको, N2 गैस +3H2 गैस, कौन सा यहाँ कैटलिस्ट का है, 2NH3 गैस। ठीक है भाई, ये आपका जो है मतलब तीनों फेज हैं। देखिए सॉलिड रिएक्टेंट भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड भी यूज कर सकते हैं और गैसियस रिएक्टेंट भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल हैं जिसमें आप रिएक्टेंट को सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों यूज कर सकते हैं। लेकिन कैटलिस्ट जो रहेगा वो आपका हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड। यानी ये सब के सब इसकी सरफेस को यूज करते हैं और रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। तो ये इसीलिए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को हम लोग सरफेस कैटालिसिस भी कहते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस कैटालिसिस भी कहते हैं। भाई ध्यान दीजिए, ऐसी समझना है। एक होता है ऑटो कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस, आटा लिख रहे हो, ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस क्या होता है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, ठीक, रिएक्शन हो रहा है। अगर उसी रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी में से कोई भी एक प्रोडक्ट अगर वो रिएक्शन को कैटलाइज करे तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑटो कैटलिस्ट। यानी ड्यूरिंग रिएक्शन क्या बनता है, प्रोडक्ट आर फॉर्म, प्रोडक्ट आर फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, प्रोडक्ट आर फॉर्म, एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट,
any one of the product catalyze the reaction called autocatalyst and the process is called autocatalysis. And the product is called autocatalysis. ठीक है भाई, चले भाई, जैसे देखिए एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं ऑटोकैटलिस्ट की, तो आपने पढ़ा होगा कोई भी मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं A प्लस B, ये कन्वर्ट हो रहा है C प्लस D, A प्लस B कन्वर्ट हो, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट में चाहे जो भी, तो हमने मान लिया C जो है एक्ट एज कैटलिस्ट, C क्या कर रहा है, एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट ऑटोकैटालिसिस, प्रोसेस स्टार्ट ऑटोकैटालिसिस। एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए अगर हम एग्जाम्पल लें और एग्जाम्पल को समझाएं तो देखिए जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है, एग्जाम्पल में ले रहे हैं केमिकल एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाई केमिनोफोर, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाई केमिनोफोर, केमिनोफोर के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके भैया, तो देखिए केमिनोफोर को आप जानते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अभी आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक पढ़ेंगे, उसमें है केमिनोफोर की प्रिपरेशन भी, और H2SO4 एसिडिक मीडियम में। तो देखिए जब भी ये आपस में रिएक्शन करता है तो ये देखिए पोटेशियम और सल्फेट आपस में रिएक्शन करेगा तो ये जरूर बनेगा K2SO4। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे MnSO4 भी बनता है, MnSO4 भी यहाँ पे क्या होगा, बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। K2SO4 बन गया, MnSO4 बन गया और +3H2O भी दिखा दे रहा है। अब आप K2 कह रहे हैं, 2K हो गया, या 2MnSO4 हो गया। अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, 4 दूना 8 हो गया, 3 चौक 12, 12 8 20 हो गया। यहाँ कितना, 4 8 4 12, 12 3 15, कितना ऑक्सीजन यहाँ बचेगा, 5। इसे हम लोग नैसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। इसे कौन सा ऑक्सीजन कहते हैं, नैसेंट ऑक्सीजन। ये रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस होने के बाद रिएक्शन में यूटिलाइज्ड भी हो जाएगा, ये नैसेंट ऑक्सीजन है। आपने क्या कहा, ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन करेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का मतलब H2C2O4 होता है। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2C2O4। ऑक्जेलिक एसिड ये अगर टूटेगा, देखो यहाँ क्या है, कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन, यानी क्या बन सकता है,
एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है और एक क्या बन सकता है, H2O। सही तो टूटेगा, तो दो ही चीज़ बन सकता है। और इसको कंज्यूम करना, तो एक O हम यहाँ उठा के रख दिए। अब आप देखिए 2 कार्बन है तो इसको 2CO2 लिख दे रहे हैं, ठीक। और हाइड्रोजन 2 है तो 2 H2O हो ही जा रहा है। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, देखो 4 है तो 2 दूना 4 और 1 5, ये 5 हो जा रहा है, बैलेंस हो गया। लेकिन ऐड करते वक्त ये कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ 5 O आना चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें हैं? अरे भाई ये 5 O है, ये भी 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया रिएक्शन पूरा। और इसी को ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, बस आपका रिएक्शन देखिए 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 और प्लस 5COOH gives K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 और 3 8 H2O, दोनों जोड़ लिए, और प्लस 10 CO2। हाँ? अब आप गौर से देखिए, ये रिएक्शन हो गया। अब आप इसमें ऑटो कैटलिस्ट कहाँ प्रोसेस हो रहा है, तो ये रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय, ये जो Mn2+ आयन बन रहा है यहाँ पे, ये इसके द्वारा कैटलाइज्ड। ये रिएक्शन जो है, अब आप कहिए हमें कैसे पता चलेगा ये कैसे हो रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसको आपको याद रहना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आएगा ऑटो कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है, तो आपसे कहा जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सिलिक एसिड बाय KMnO4 में कौन आपका ऑटो कैटलिस्ट है, तो आप बताएंगे मैग्नीज आयन जो है वो ऑटो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, और रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम कौन करता है, मैग्नीज आयन MnSO4 जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है। ठीक है, हो हाइड्रोलिसिस करते हैं। ईस्टर की अगर हाइड्रोलिसिस आप करिए तो देखिए CH3 CO C2H5 ये लिक्विड है, और इसकी वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ H+ आयन लेते हैं, याद होगा आपको, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं और ये बन जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो बनेगा क्या ये, CH3COH और प्लस C2H5OH, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। हमें H+ चाहिए ना, H+ तो एसिटिक एसिड खुद भी बन रहा है यहाँ पे, ये H+ प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या करता है, एक्ट एज कैटलिस्ट, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑटो कैटलिस्ट हो जाएगा। हमें H+ चाहिए ना, तो ये भी H+ देता है, ये H+ की प्रेजेंस में ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि HCl का H+ होगा तभी काम करेगा और एसिड एसिटिक एसिड का H+ होगा तो काम नहीं करेगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। इसे H+ आयन चाहिए, और वो H+ आयन कहाँ से मिल रहा है, इसे एसिटिक एसिड से। तो यानी ये क्या हो जाएगा, एक्ट एज कैटलिस्ट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटो कैटलिस्ट। इसी को हम लोग ऑटो कैटलिस्ट कहेंगे। कैटलिस्ट के ही नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अब प्रमोटर, नाम से ही पता चल रहा है प्रमोटर। क्या होता है प्रमोटर, प्रमोटर का मतलब समझ रहे हैं, किसको प्रमोट करेगा ना, कैटलिस्ट। इसको एक साइड में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट, ऐसे कर सकते हैं। इसको हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट के लिए जो कैटलिस्ट का काम करे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमोटर। ठीक है भाई, जो कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट का काम करे इज कॉल्ड प्रमोटर। क्या बनता है वो प्रोसेस भाई? पहली बार नाम सुन रहे हो तुम लोग? ऐसे आप फूट के चाहिए। हैबर प्रोसेस में क्या बनता है? अरे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है मेरे लाल। N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस, और ये आयरन जो है यहाँ सॉलिड होता है, कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट होता है, ठीक है। आयरन सॉलिड होता है जो कैटलिस्ट, और यहाँ मॉलिब्डेनम यूज करते हैं। मॉलिब्डेनम यूज करते हैं जो आपका क्या कहलाता है, प्रमोटर का काम करता है। प्रमोटर का काम करता भी है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है वो? तो ये क्या करता है, यानी सब्सटेंस जो भी सब्सटेंस which increases the activity of catalyst called promoters। कैटलिस्ट किस एक्टिविटी को जो बढ़ाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, हाउ प्रमोटर वर्क्स, इसको प्रमोटर कैसे काम करता है, इसके लिए कोई वेल एक्सप्लेन थियरी नहीं, कोई क्लियर व्यू नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन किया गया और कहा गया कि वास्तव में कैटलिस्ट इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, थियरी इज नॉट क्लियर, कोई क्लियर व्यू नहीं है इसका, लेकिन हम लोग मानते हैं कैटलिस्ट में ये चीजें होती हैं उसकी वजह से। ठीक है, आइए इसी को देखते हैं। पहला ये माना गया प्रमोटर करता क्या है, चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग, चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग, चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग क्या करता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे हमने मान लिया ये कोई क्रिस्टल है, इसके ऊपर जो है कैटलिस्ट को दिखा रहे हैं ऐसे, ये मान लिया हमने निकिल है, मान लिया कौन है, निकिल एटम। ठीक है, निकिल एटम, इसकी सरफेस पर हाइड्रोजन आकर के एब्जॉर्ब होगा। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा निकिल क्रिस्टल है, हमने एक सरफेस एटम दिखा दिया। ये क्या है, सरफेस एटम, सरफेस एटम्स। या और कई बना देते हैं आपको जिसे दिखाई दे, ये लीजिए और बना दे रहे हैं, ये भी निकिल लिख दे रहे हैं, नहीं सोच रहे हो क्या बना हुआ है, मशरूम जैसा क्या बना हुआ दिखाई देता है, रंग में ये न लाइएगा। तो ये आपके, अब देखिए कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे आएगा, आकर के एब्जॉर्ब होगा, रिएक्टेंट, ध्यान दीजिएगा।
तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर आकर एडजॉर्ब होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने मान लिया H2 गैस लिया, समझिए, बस इसको समझिए, डायग्राम से ही समझ में आएगा। अब अगर हाइड्रोजन इसकी सरफेस पे आकर, तो हम दिखा दे रहे हैं यहाँ निकिल, ये निकिल ये दिखा रहे हैं आपको, और इसकी सरफेस पर कौन आ गया? हाइड्रोजन। इसकी सरफेस पे कौन आ गया? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या दिखा रहे हैं? ये निकिल के एटम्स ही है। ऐसे है, ठीक। अब आपको काम क्या है? आपने इसमें मिला दिया प्रमोटर, मॉलिब्डेनम मिला दिया, ठीक। तो क्या होगा? ये मॉलिब्डेनम इस इंटरस्टिशियल साइट में जाकर फिट हो जाए। यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट निकिल एटम, बगल बगल निकिल एटम के डिस्टेंस ये दिखाई दे रही, ये आपका मान लीजिए इसको, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपने देखा। अब मान लीजिए मॉलिब्डेनम आ जा रहा है, तो ये बीच में हमने मॉलिब्डेनम बना दिया। मॉलिब्डेनम के आने की वजह से निकिल एटम के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ जा रही। देख रहे हैं, पहले स्पेस डिस्टेंस ये था, अब डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ रहा है। इनके बीच स्पेस बढ़ रहा है। अब जो हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम के बीच का भी बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये वाला बॉन्ड भी धीरे धीरे क्या होगा? ब्रेक होगा। भाई जब निकिल दूर जाएगा तो अपने साथ हाइड्रोजन के एटम को भी तो दूर ले जाएगा, और इसकी वजह से इनके बीच में देखिए चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग, यानी निकिल एटम की जो लैटिस की स्पेसिंग है मॉलिब्डेनम मिलाने पर वो चेंज हो जा रही है, और इसी वजह से कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। स्पेसिंग बढ़ने का मतलब है इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है ये जो हाइड्रोजन एटम इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हैं वो दूर हो जाएंगे। एटम फॉर्म में मॉलिक्यूल की अपेक्षा हाइड्रोजन किस फॉर्म में ज़्यादा एक्टिव होता है? एटम फॉर्म में। तो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा, और इस तरह से वो रिएक्टेंट जो होंगे कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब होने के बाद जो और भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उनके साथ जुड़ करके ये रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे। तो इसको जो है देखिए, आपने क्या कहा? इनके बीच डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। बॉन्ड क्या हो जाएगा? बॉन्ड बिकम्स वीकर। इनके बीच का बॉन्ड जो होगा वो वीक हो जाएगा। एंड क्लीव्ड रीडली, क्लीव्ड रीडली, और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये भी डिस्टेंस बिटवीन कोई भी कैटलिस्ट हो, कैटालिटिक पार्टिकल इंक्रीजेस। डिस्टेंस बिटवीन कैटालिटिक पार्टिकल इंक्रीजेस। आपने क्या यूज किया? मॉलिब्डेनम एडेड, मॉलिब्डेनम को ऐड कर रहे हैं यहाँ। बात समझ में आई ना? हमने क्या कहा? ये सरफेस के एटम है, इनके बीच में अपना कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब कर दिया, एडजॉर्ब कर दिया तो मॉलिब्डेनम को जैसे ही ऐड करेंगे ये क्या होगा? उसके इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो जाएगा, जाकर उसके बीच में फिट हो जाएगा, और फिट होने से जो कैटालिटिक पार्टिकल के डिस्टेंस है इनके बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस दिखा रहे हैं क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिससे बॉन्ड क्या हो जाएगा? आसानी से टूट जाएगा। और जब बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो अपने आप रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
बात समझ में आई ना? क्या कहा हमने? डायग्राम से हमने बार बार आपसे कहा, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगी ये बातें, लिखने में वो चीज़ नहीं आएंगी। चले आगे। ये सब कैटलिस्ट की जो देखिए फ्री बैलेंसी है, सब कैटलिस्ट ये सब क्या है? कैटलिस्ट की फ्री बैलेंसी है। कैटलिस्ट की बैलेंसी फ्री होती है जिसकी सरफेस पर आकर के एडजॉर्बेंट मतलब एडजॉर्बेट जो होगा एडजॉर्ब होगा। तो इसी आधार पे हम लोग क्या कह रहे हैं? ड्यू टू चेंज इन स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल ऑफ कैटलिस्ट promoter increases the activity of catalyst. मतलब बांड तोड़ना था, बांड तोड़ने में प्रमोटर क्या कर रहा है? हेल्प कर दे रहा है। जैसे दो लोग बैठे हो ना, तीसरा कोई अगर बीच में बैठ जाए, बहुत अच्छी दोस्ती है तुम लोग के बीच में, कोई तीसरा अगर बैठ जाए और ढकेलना शुरू करे एक दूसरे को, कितना दिन संबंध रहेगा? टूट ही जाएगा। कहो हैं? टूटेगा नहीं? बहुत याराना हो अगर किसी तीसरे का। एक मूवी आई थी गुंडे, देखे हुए तुम लोग? गुंडे मूवी में जो है रणबीर कपूर और अर्जुन रहते हैं। दोनों लोग जो है बहुत याराना रहता है, पूरे कलकत्ता पे राज करते रहते हैं। तो पुलिस वाला क्या करता है? प्रियंका चोपड़ा की एंट्री करा देता है। अब उसके बाद उन दोनों में ऐसा बवाल होता है कि उनकी दोस्ती यारी जो है सब बेकार हो जाती है। तो ऐसे होता है। तो प्रियंका चोपड़ा यहाँ प्रमोटर का काम कर रही है। उनके बीच स्पेस को बढ़ा दे रही कैटलिस्ट। चले हो, हटा इसको। दूसरा देखिए, दूसरा है इंक्रीजेस पीक्स एंड क्रैक्स। दूसरा है इंक्रीजेस पीक्स एंड क्रैक्स। मतलब समझिए, जैसे हम लोग ले रहे हैं, जैसे ये निकिल का सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, ये निकिल का सरफेस है, ये निकिल का सरफेस है, ये निकिल का सरफेस है, ये ऐसे दिखा रहे हैं। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पे बीच में निकिल आइटम नहीं आया ना, ये क्या हो गया? ये गैप हो गया ना। देखो बीच में निकिल आइटम नहीं दिखाई दे रहा, तो इसे हम लोग क्रैक्स कहेंगे।
ये क्या है, ऐसे निकिल एटम मान लीजिए ये दिखाई दे रहा, देखो ये ऐसे क्या बन गया, ये पीक बन गया, ये क्या है आपका पीक, ये क्या है पीक। और ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये क्या है, नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। कहाँ ये गैप, जहाँ पे इसे बीच में गैप छूट जाएगा, निकलेटर बीच में कहाँ है, मतलब तो बीच में एन आई, जैसे ये ऐसे भी हो सकता है एन आई है, जैसे एक डिस्टेंस है उनके बीच की, अगर डिस्टेंस जो है उस लिमिटेड डिस्टेंस पे एटम नहीं प्रेजेंट है तो हमने क्या दिखा दिया, वहाँ पे क्रैक दिखा, एक फिक्स पोजीशन है, उस पोजीशन को वैकेंट करके क्रैक दिखा दिया। यहाँ भी हटा दे तब आपके ज़्यादा दिमाग में आएगा, तो हटी जाए तो छूट ही जाएगा, तो एक और लेयर बनाना पड़ेगा। बस अब ठीक है, वो एक लेयर और बनवा ही दिया, ये अब ठीक है, वैसे दिखाई देगा, वो तो ऐसे ही है। इसके बीच में एक और निकल बना है अब सही है, अब ठीक है ना, हम लोग का दिमाग हमें लगा कि उस वजह से सोच रहे हैं निकलेटर बीच में है नहीं, वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर बॉन्ड है, लेकिन यहाँ बॉन्ड बना नहीं। ये आपका क्रैक, ठीक। तो क्या होता है, प्रमोटर जो है वो पीक्स एंड क्रैक्स को इंक्रीज करता है। क्या करेगा, बीच में जैसे यहीं फिट हो गया तो क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ गया तो ये बैलेंसी बढ़ गई, यानी नंबर ऑफ बैलेंसी। ये सब जानते क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर एडजॉर्ब होगा इसको सेटिस्फाई करेंगे। जितना ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा सरफेस पे रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो क्या करता है, प्रमोटर जो है पीक्स और क्रैक्स की संख्या को बढ़ा देता है। भाई कैटलिस्ट के बीच फिट होकर के क्या करता है, लैटिस स्पेसिंग बढ़ा देता है, और जब लैटिस स्पेसिंग बढ़ जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो अब नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से एक्टिविटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। यानी द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर increases the peaks and cracks, ये हम एक नहीं देख रहे हैं, हम टोटल सरफेस को देख रहे हैं, टोटल सरफेस की बात कर रहे हैं। क्रैक्स ऑन द कैटालिटिक सरफेस, ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, this increases the concentration of reactant molecule to adsorb on the surface of catalyst। अनबैलेंस फोर्स बढ़ जाएगा तो एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। Hence, a rate of reaction increases। कभी आपने सुना होगा अनबैलेंस फोर्स का मतलब ऊबड़ खाबड़ सरफेस अगर हो, प्लेन सरफेस और ऊबड़ मतलब रफ सरफेस, तो रफ सरफेस पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस पर पीक्स और क्रैक्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं ड्यू टू दिस
we can say that a rough surface shows more adsorption than that of plain surface. रफ सरफेस ज्यादा एडजॉर्प्शन शो करेगा, ठीक? क्यों? क्योंकि रफ सरफेस पर जो है रफ सरफेस की अगर हम लोग बात करें, बिकॉज ऑन द रफ सरफेस number of unbalanced force are maximum. Unbalanced force are greater than those of, because on the rough surface number of unbalanced force are greater than those of, किसकी अपेक्षा हो? प्लेन सरफेस। जैसे आपको हमने एग्जाम्पल लिया, ये वाला सरफेस देखिए, पीक्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ना, ऊबड़ खाबड़ है, और ऐसे सरफेस है, तो ये रफ सरफेस हुआ। अगर आपका ये रफ सरफेस हुआ तो रफ सरफेस पे देखो पीक्स ज़्यादा दिखाई दे रहे नहीं है, पीक्स ज़्यादा दिखाई दे रहे, अब प्लेन सरफेस में पीक नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें पीक्स और क्रैक्स ज़्यादा दिखाई देंगे, इसलिए एडजॉर्प्शन इस पे ज़्यादा होता है। और प्लेन सरफेस पे क्या हो जाएगा? पीक्स नहीं दिखाई दे रहे, अनबैलेंस फोर्स कम रहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कम रहेंगे तो मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब कम होगा। यही चीज़ दिखा रहे हैं। तो इतनी बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे